मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ। हर बार यही सोचता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आएगा और आपकी सराहना मिलेगी। मेरा तो बस एक छोटा सा सपना था, सिर्फ 30 लाइक का, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपने पहले लाइक किया, लेकिन फिर नापसंद कर दिया। ये देखकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। क्या मुझसे कोई कमी रह गई? मैं सच में चाहता हूँ कि आप मेरे प्रयासों को समझें और थोड़ा समर्थन दें। आपकी सराहना ही मेरी असली ताकत है। मेरी आंखों के सामने धधकती लपटें जलती रहीं। ये नजारा एक अनूठी गरिमा और जुनून का प्रतीक था। जुओफैन ने एक एक करके समस्याओं को सुलझाते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी गहराई और अर्थ अब भी उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों को टटोला और दृढ़ता से कहा, अपने भीतर छुपे कौशल को उजागर करो, अपनी पूरी कोशिश करो और अपने जीवन की श्रेष्ठता को निखारने में कोई कसर न छोड़ो। उनकी बात में एक प्रेरणा थी जो हर व्यक्ति को अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन अब वह घड़ी आ चुकी थी जिसे अंतिम परीक्षा कहा जा सकता था। यह वह समय था जब हर कोई अपनी पूरी शक्ति और समझदारी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। जुओफैन ने भी अपने मन को केंद्रित किया और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो गया। आने वाले दौर चुनौतीपूर्ण थे। न केवल कौशल का प्रदर्शन करना था, बल्कि एक अनकही प्रतिस्पर्धा भी थी कि अपने से बेहतर कैसे बने। सबकी नजरें एक दूसरे पर थीं और वे छोटे छोटे इशारों से एकजुटता का संचार कर रहे थे। यदि तुम इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करोगे, तो यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। बेली जिंगवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात में एक हल्का व्यंग्य भी झलक रहा था। परिस्थिति की गंभीरता और जटिलता हर किसी के चेहरे पर स्पष्ट थी। उपस्थित सभी लोग चुपचाप अपने अपने स्थान पर खड़े थे, मानो एक गहरी तैयारी में डूबे हुए हों। इस बीच शांगवान फेयुन, जो किनारे से सब देख रहा था, बेली जिंगवे की बात सुनकर झुंझला गया। परंतु उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और दृढ़ता से कहा, किसी की प्रतिभा को इस तरह आंकना सही नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं इस परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हूं। ये दृढ़ संकल्प और जुनून ही था जो उनके अंदर की आग को जलाए रखता था, और अब यही आग उनके सर्वश्रेष्ठ को परखने वाली थी। गहरी सांस लेते हुए शांगुआन फेयन ने अपनी तीव्र निगाहों से डैन किंगशेंग की ओर देखा। उनकी आवाज में व्यंग्य और आक्रोश की स्पष्ट झलक थी जब उन्होंने कहा, यह लड़का कैसे इस तरह की बातें फेयन वांगफू के नाम पर फैलाने की जुर्रत करता है? क्या उसे लगता है कि बूढ़ा आदमी कोई आम शख्स है? और ये लंबियांग जैसी ऊल जलूल बातें? मुझे बताओ, मैं किसी से कैसे नजरें मिलाऊंगा? डैन किंगशेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जैसे किसी शांति संदेश का संकेत दे रहे हों। उनकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। भाई फेन, खुद को परेशान मत करो। 100 मील का ये खेल शायद तुम्हारे स्तर की समझ से परे है। बात सिर्फ इतनी है, जिंगदान की ताकत को कुछ भी हिला नहीं सकता, सिवाय उसके जिसने वास्तव में मेहनत और लगन से इसे रचा हो। फेयन की भौहें अभी भी गुस्से से कांप रही थीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बेली जिंगवे की ओर घूरकर देखा, लेकिन कुछ कहने के बजाय अपनी भड़ास एक झटके से निकाल दी। अच्छा, बूढ़ा आदमी इंतजार करेगा, लेकिन अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुआ तो देखना मैं इसे कैसे संभालता हूं। डैन किंगशेंग ने एक और हल्की मुस्कान दी और जुओ फैन की ओर देखते हुए अपनी आंखें गहरी कर ली। एक पल के लिए उनके विचार किसी अनकही पहेली की गहराई में डूब गए। उनके मन में सवाल उठा, यह लड़का यहाँ क्यों है? क्या यह वास्तव में इस योजना का हिस्सा है या इसके पीछे कुछ और है? जुओ फैन ने इस पूरे तमाशे की परवाह किए बिना अपनी आग को नियंत्रित करते हुए अपनी कार्यशैली जारी रखी। उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी। मेंग फेटियन और जू डिंगसियन भी उनके साथ थे, बिना किसी चिंता के, जैसे कि उनके मन में बेली जिंगवेई के नियमों का कोई असर नहीं था। ताकत, जुओ फैन ने धीरे से कहा, अगर कोई चीज हर नियम को परास्त कर सकती है तो वह है असली ताकत। दो बूढ़े कीमियागर जो पास ही खड़े थे, जुओ फैन के कौशल को देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, लड़के, यह आग तुम्हारी साधारण आग नहीं लगती, तुम्हारे अंदर युवानली की आग जल रही है। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आग को नियंत्रित करना मेरा काम है। इस पर दोनों बूढ़ों ने हंसते हुए सिर हिलाया। उनमें से एक ने कहा, हमें बेवकूफ मत बनाओ लड़के, इतनी प्रभावी आग नियंत्रण करने वाले कीमियागरों को हम एक ही नजर में पहचान सकते हैं। बताओ,
इस बार तुम किस पिन दवा का अभ्यास करने वाले हो, 8 पिन या 9 पिन? जुओफेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी आत्मविश्वास भरी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठने की कोशिश करता हूं। शायद इस बार कुछ और बेहतर करूं। दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे को देखा और फिर जुओफेन पर गर्व भरी नजरों से मुस्कुराए। यह स्पष्ट था कि ताकत ने उन्हें प्रभावित किया था और वे इस युवक की वास्तविक क्षमता देखने के लिए उत्सुक थे। दोनों बूढ़े कीमियागरों की आंखों में जुओफेन के लिए प्रशंसा और हैरानी छलक रही थी। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी साधना की गति और जो अभी तुमने हासिल किया है वह साधारण 7वीं कक्षा के कीमियागुरु के लिए असंभव है। तुम निश्चित रूप से 8वीं कक्षा के दुर्लभ कीमियागुरु हो, और वह भी भगवान तुल्य। लड़के, तुम्हारी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। ये सुनकर जुओफेन ने एक पल के लिए उन्हें गहरी नजरों से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे ध्यान में डूब गया। मंच पर बैठे प्रधानाचार्य की आंखों में चमक थी। वह प्रतिभाशाली लोगों को पसंद करते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्हें उम्मीद थी कि जुओफेन अब कुछ ऐसा करेगा जो उसकी विशिष्टता को साबित करे। जुओफेन ने अपने विचारों को समेटा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, दोनों वरिष्ठगण, क्या आप 11वीं कक्षा की आत्मा की गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? पफ! यह सुनते ही दोनों बूढ़े झटका खा गए और उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जुओफेन की बात सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सी भावनाएं उभर आईं। उनमें से एक ने अपनी आवाज में हल्की खींच के साथ कहा, लड़के, हम तुम्हारी क्षमता देखकर तुम्हें सराह रहे थे और तुमने हमारी क्षमता पर सवाल उठाने की जरूरत की। दूसरे ने गुस्से में कहा, तुमने सुना नहीं? हमने अभी कहा कि हम पूरी ताकत लगाकर 10वीं कक्षा की आत्मा की गोली पर काम करेंगे, और तुमने सीधा 11वीं की बात छेड़ दी। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? जुओफेन ने दोनों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, दोनों वरिष्ठ, मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने मेरी बात को गलत समझा। गलत समझा? मेंग फीतियन ने अविश्वास से भरे स्वर में कहा, लड़के, तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ 11वीं कक्षा की आत्मा की गोली की बात करना असंभव है। 8वीं कक्षा तक पहुंचना ही एक अद्भुत उपलब्धि है, और 11वीं, वह तो वर्षों की तपस्या और गहन साधना के बाद ही संभव है। दूसरे बूढ़े ने सहमति जताते हुए कहा, सच में तुमने हमारा मजाक उड़ाया है। तुम युवा हो, प्रतिभाशाली हो, लेकिन अहंकार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जुओफेन ने गहरी सांस ली, कंधे उचकाए और बिना किसी बहस के अपनी ओर खींचे आत्मा पत्थर को हवा में उछाल दिया। अचानक पत्थर की ऊर्जा से एक अद्भुत संरचना बनने लगी। ये देखकर दोनों बूढ़े चौंक गए। उनमें से एक ने कहा, यह क्या है? अब तुम कीमिया बनाने के बजाय कोई सरनी स्थापित कर रहे हो? उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और बेली जिंगवेई, जो पास खड़ा था, भी आकर्षित हुआ। उसकी आंखों में विस्मय था। जुओफेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा पारिवारिक कौशल है, डैन सरणी तकनीक। बिना इस सरणी के 11वीं कक्षा की आत्मा की गोली को परिष्कृत करना लगभग असंभव है। गर्जना! सरणी ने अपनी ऊर्जा फैलानी शुरू की और चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। दोनों बूढ़े कीमियागुरु अवाक खड़े थे। उनके चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा स्पष्ट थी। मेंग फीतियन ने धीरे से कहा, क्या यह लड़का वाकई असंभव को संभव करने वाला है? जुओफेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत के साथ नियम और सीमाएं अपने आप टूटने लगती हैं। चलिए देखते हैं कि 11वीं कक्षा की आत्मा की गोली कैसे बनती है। जुओफेन की उंगलियों ने हवा में निपुणता से कुछ गुप्त संकेत बनाए और उसकी अगली ही चाल के साथ एक गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। जैसे ही उसने नीचे इशारा किया, पूरी युवानली आग औषधीय सामग्रियों के बीच बहने लगी और धीरे धीरे सरणी में विलीन हो गई। क्षण भर के भीतर हवा में गूंजती एक रहस्यमय गड़गड़ाहट सुनाई दी और 9 शक्तिशाली अग्नि ड्रैगन हवा में गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। उनकी ताकत और भव्यता इतनी अद्वितीय थी कि वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर विस्मय और अविश्वास छा गया। सभी कीमियागुरु, जो अपनी साधना में गहराई से जुटे हुए थे, ठिठक गए और अवाक होकर ऊपर देखते रह गए। यह कीमिया है या कुछ और? मंच पर खड़े कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा। बेली जिंगवेई, जिनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता का भाव रहता था, इस दृश्य से स्तब्ध थीं। उनकी पुतलियों में उत्साह की चमक थी और उनका मन इस असाधारण तकनीक के रहस्य को समझने के लिए आतुर हो उठा। जुओफेन ने एक ठंडी,
आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और उसकी चालों में सहजता झलक रही थी। भीतर से वह जानता था कि यह समय है अपनी ताकत और योग्यता को साबित करने का, खासतौर पर प्रधानाचार्य के समक्ष, ताकि वह अपनी प्रतिभा का सही आकलन कर सकें। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए जुओ फैन ने गरजती हुई आवाज में कहा, कॉवलून एकता में लौटता है और जादुई गोली तैयार होती है। तभी 9 अग्नि ड्रैगन हवा में एक दूसरे से टकराने लगे। हर टक्कर इतनी प्रचंड थी कि वह सभी को हिला देती, लेकिन इन टक्करों के बीच औषधीय जड़ी बूटियों का तरल उनकी लपटों में घुलता चला गया। धीरे धीरे ड्रैगन की आग शांत होती गई और सब कुछ एक जगह समेटा जाने लगा। आखिरकार जब सभी अग्नि ड्रैगन एक स्थान पर आकर समा गए तो वहां एक चमकदार लाल रंग की गोली प्रकट हुई। ये गोली, जो आकार में छोटी और रंग में दमकती हुई थी, सूरज की तरह प्रकाश और ऊर्जा छोड़ रही थी। उसकी आभा से एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी, जिसने वहां मौजूद सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या ये वास्तव में 11वीं कक्षा की आत्मा की गोली है? दोनों वरिष्ठ कीमिया गुरु मेंग फीतियन और जू डिंगक्सियन इस दृश्य को अविश्वास भरी आंखों से देख रहे थे। उनकी उंगलियां, जो अपनी साधना में लगी थीं, धीरे धीरे रुक गईं। उनके हाथ की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। बाकी सभी दर्शक भी हतप्रभ थे। उनकी आंखें जुओ फैन की ओर टिकी थीं और उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनकी आंखों के सामने कोई चमत्कार हो रहा हो। दादी, एक भालू, किसी ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या कीमिया इतनी अद्भुत हो सकती है? यह आदमी कौन है? शांगवान किंगयान, जो जुओ फैन के बगल में खड़ी थी, खुद भी इस दृश्य से चकित थी। उसकी आंखों में विस्मय और थोड़ी उलझन थी। उसने इससे पहले कभी ऐसा कीमिया गुरु नहीं देखा था जो औषधियों को इस तरह की कला में बदल सके। जुओ फैन ने न केवल कीमिया को सरल बनाया था, बल्कि उसमें एक ऐसी भव्यता जोड़ दी थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। जुओ फैन ने उन सब की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपनी हथेली से ऊपर उठी चमकती हुई गोली को थाम लिया। वह हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और गर्व से घोषणा की, 11वीं कक्षा की उच्चतम गुणवत्ता की गोली तैयार है। यह सुनते ही मंच पर खड़ा बेली जिंगवेई लगभग लड़खड़ा गया, लेकिन वह खुद को संभालते हुए तेजी से जुओ फैन की ओर भागा। उसके हाथ उत्साह और श्रद्धा से कांप रहे थे। उसने वह गोली ध्यान से ली और बारीकी से जांची। कुछ ही पल बाद उसने सिर उठाकर जुओ फैन की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और उत्तेजना का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, श्रीमान जुओ, आप वास्तव में असाधारण हैं। उसके पीछे खड़े गार्ड भी ये देखकर अवाक थे। वे बेली जिंगवेई जैसे शांत और गंभीर व्यक्ति को इस तरह भावुक होते हुए पहली बार देख रहे थे, लेकिन यह जुओ फैन के अद्भुत कौशल का ही असर था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। बेली जिंगवेई का शरीर उत्तेजना और गहरे भावनात्मक प्रभाव से कांप रहा था। यह उसके जीवन में ऐसा पहला क्षण था जब वह पूरी तरह से असमंजस में था। उसकी निगाहें जुओ फैन की ओर जमी थीं और वह अनायास उसकी हथेली थामने के लिए आगे बढ़ गया। उसने उसकी हथेली को इतनी मजबूती से पकड़ा मानो वह इस पल को हमेशा के लिए थाम लेना चाहता हो। कुछ क्षणों तक शांत रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, श्रीमान गु, आप अद्वितीय हैं। आपकी साधना 11वें स्तर के कीमिया गुरुओं के शिखर को भी पार कर चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में आप 12वें स्तर के सर्वोच्च कीमिया गुरु बनेंगे। जीजो ने यदि आपको खो दिया तो ये उनका सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन छोंगजो में आपका आना, यह हमारे लिए आशीर्वाद है। यह सचमुच अद्भुत है। उसकी आवाज में गर्व और आभार के साथ साथ थोड़ा सा उत्साह भी झलक रहा था। उसके शब्दों में जुओ फैन के लिए एक अनकही श्रद्धा स्पष्ट थी। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे और वह जोश में थोड़ा झूमने लगा। जुओ फैन, जो ये सब देख रहा था, हल्की मुस्कान के साथ शांत खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि प्रतिभाओं के प्रति इस आदमी का प्रेम और सम्मान कितना गहरा था। उसके भीतर हल्की सी सुकून भरी संतुष्टि आई, लेकिन उसने अपने मन में रणनीति की एक नई योजना भी बनाई। यदि सब कुछ सही से खेला गया, उसने सोचा, तो मैं इन सभी घटनाओं को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। शांगवान परिवार की सुरक्षा और अपनी योजनाओं की सफलता निश्चित हो सकती है। उसने अपनी आंखें आधी मिचाई और हल्की मुस्कान के साथ मंच पर उठने का निर्णय लिया। इस खेल में अब पर्दे के पीछे से सामने आकर पूरे युद्ध की बागडोर संभालने का समय था।
बेली जिंगवेई ने बड़े उत्साह के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, श्रीमान गु, कृपया मंच पर पधारें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप हमारे डेनिश संघ के निर्विवाद राजा हैं। जुओ फैन ने हल्की विनम्रता दिखाते हुए कहा, आपकी कृपा है, पर अभी एक पुनः परीक्षण बाकी है। अंतिम परिणाम यह तय करेगा कि लॉर्ड स्वॉर्ड किंग की श्रेष्ठता कहाँ खड़ी है। बेली जिंगवेई ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करें, श्री फेन की प्रतिभा पर पूरा भरोसा है और झोंगजो में कोई ऐसा नहीं जो 11वीं कक्षा का कीमिया गुरु हो और आपकी तरह युवा और होनहार। हमारे साम्राज्य को आपकी प्रतिभा की सख्त जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही पूरे मुख्य भूमि में पहले स्थान पर होंगे। आपकी कीमत अनमोल है। जुओ फैन उसकी बातों पर मुस्कुरा दिए। हल्का गर्व उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अपने विनम्र रवैये के साथ उन्होंने मंच की ओर कदम बढ़ाए। दर्शकों की प्रशंसात्मक नजरें और तालियों की गड़गड़ाहट उनके चारों ओर गूंज उठी। उनके पीछे शांगुआन किंगयान थी, जिसकी आंखों में गर्व और संतोष चमक रहा था। दूसरी ओर दूर खड़े शांगुआन यूलिन के चेहरे पर निराशा और ईर्ष्या के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य उसके द्वारा सोचे गए परिणामों के बिल्कुल विपरीत था। उसने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, यह कैसे संभव है? वह एक घुसपैठिया है और फिर भी वह इस तरह सबका प्रिय बन गया है। मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे सफल होते नहीं देख सकता। उसकी आंखों में चालाकी झलकी। उस मन में ठाना कि किसी भी कीमत पर उसे अपनी योजना में सफल होना होगा। मौका मिलने पर वह जुओ फैन के खिलाफ चाल खेलेगा और अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा। परिवार की मर्यादा मेरे ऊपर निर्भर करती है, उसने खुद से कहा। मुझे यह मिशन पूरा करना ही होगा। जुओ फैन मंच पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। वह जानते थे कि यह खेल कितना जटिल होगा, लेकिन वह तैयार थे हर चाल सोच समझकर चलने के लिए। शांगुआन यूलिन का पूरा शरीर जैसे ऊर्जा से भर गया था। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी और उसके हाथों में जलती लपटें उसकी इच्छा शक्ति को दर्शा रही थीं। उसने दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां अपने सामने रखीं और उन्हें सावधानीपूर्वक परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इस आत्मा की गोली को परिपूर्ण बनाकर इतिहास रचूंगा। इस दृढ़ निश्चय को देखकर उसके पास बैठे अन्य लोग हतप्रभ थे। उनमें से एक ने हैरानी से फुसफुसाया, क्या यह आदमी हर बार कीमिया को युद्ध की तरह लेता है? इस आत्मा की गोली से इतनी दुश्मनी क्यों लगती है? सभी ने असमंजस में अपने सिर हिला दिए और अपने अपने कार्य में लग गए। लेकिन यह स्पष्ट था कि जुओ फैन के अद्भुत प्रदर्शन ने सभी को प्रेरित कर दिया था। अब हर कोई अपने प्रयासों को नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश में जुट गया था। मेंगफीतियन और उनके साथी ने जुओ फैन की ओर देखा, जो मंच पर खड़ा था। वे दोनों कुछ पल रुके। उनकी आंखों में एक विचित्र सा भाव था, श्रद्धा और संकोच का मिश्रण। फिर उन्होंने हड़बड़ाते हुए जुओ फैन को आवाज दी, रुको, मास्टर गु। जुओ फैन ने पलटकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में संयमित आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, दोनों वरिष्ठ जन, क्या बात है? मेंगफीतियन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मास्टर गु, आपने अभी अभी 11वीं कक्षा का रामबाण तैयार किया है। क्या आप 11वीं कक्षा की औषधीय सामग्री का उपयोग कर रहे थे? जुओ फैन ने भौहें उठाई। उनकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। उन्होंने हल्के से उत्तर दिया, नहीं, वांगफू की औषधीय सामग्री 10वीं श्रेणी की है। मेंगफीतियन के साथी ने हैरानी से पूछा, तो फिर 11वीं कक्षा का रामबाण कैसे तैयार हुआ? जुओ फैन ने निश्चिंत होकर उत्तर दिया, औषधीय सामग्री का सही संयोजन और समन्वय ही उनका असली मूल्य तय करता है। यदि सही तरीके से समन्वित किया जाए तो 10वीं श्रेणी की सामग्री को भी 11वीं श्रेणी तक उन्नत किया जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा और औषधीय जड़ी बूटियों की आत्मा का सही तालमेल ही इसका रहस्य है। उनकी आवाज में सहजता थी, मानो ये कोई साधारण बात हो। लेकिन यह सुनकर मेंगफीतियन और उनके साथी सन्न रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जो बात हमारे लिए एक सपने जैसी कठिन है, यह आदमी उसे इतनी सहजता से कह रहा है। दोनों ने जुओ फैन की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी श्रद्धा झलक रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और जुओ फैन के सामने झुककर बोले, हम वास्तव में मास्टर गू के सामने कुछ भी नहीं हैं। इसके बाद वे चुपचाप वहां से चले गए। बेली जिंगवेई, जो ये सब देख रहे थे, चौंक कर बोले, दोनों मास्टर्स, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पीछे मुड़कर कहा,
हमें मास्टर मत कहिए, हम उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। जुओ फैन ये सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास का उजाला चमक रहा था। उन्होंने अपने भीतर महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत थी। मंच पर उनकी उपस्थिति ने एक नई परिभाषा रच दी थी और अब उन्हें इस विश्वास को और ऊंचाई पर ले जाना था। दोनों ने धीरे से सिर झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, आज हमें एहसास हुआ कि दुनिया कितनी विशाल है और हमारे जैसे लोगों के लिए सीखने और सुधार की कोई सीमा नहीं है। हमें अभी भी बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। अब हम वापस छिपे हुए जंगलों में लौटेंगे, अपने जादुई कौशल को निखारेंगे और सच्चे ज्ञान की खोज करेंगे। उम्मीद है कि जब हम दोबारा लौटेंगे तो आप जैसे प्राचीन गुरुओं से कुछ और सीखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये कहते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक हल्की हंसी में अपना संकोच छिपा लिया। उनकी हंसी में नम्रता और कृतज्ञता के स्वर थे। बूढ़े साथी, क्या हम तुलना कर सकते हैं? एक ने कहा हल्के मजाकिया लहजे में। दूसरे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम दोनों तुलना के योग्य नहीं हैं। यह तो वैसा ही है जैसे एक साधारण सैनिक को एक जनरल के बराबर खड़ा करना। बिल्कुल सही, यह तो वही है जो लोग कहते हैं, समय समय पर आईना भी अपनी सीमाओं पर हंसता है। उनकी हंसी धीरे धीरे गूंजती हुई शांत हो गई और वे अपनी दुनिया में लौटने के लिए धीरे धीरे चले गए। जुओ फैन ने उनकी पीठ को गहराई से देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे वह उनके फैसले की सराहना कर रहे हों। कुछ पल की खामोशी के बाद जुओ फैन ने थोड़ा अचरज भरे स्वर में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जो दोनों गुरुओं को दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया? उनकी आवाज में मासूमियत और हल्की शरारत का अक्स था। बेली जिंगवेई हंस पड़े और अपना सिर झुकाकर विनम्रता से बोले, मास्टर गू, आप शायद समझ नहीं रहे। आपकी प्रतिभा ने उन्हें उनके भीतर झांकने का मौका दिया। पहली बार मैंने मेंगलाओ को इतना स्वतंत्र और सहज महसूस करते देखा है। आपके ज्ञान और आचरण ने उन्हें प्रेरित किया है। अब वे अपनी सीमाओं को पहचानकर पूरी तरह जादुई कला में लीन होने का निर्णय ले चुके हैं। मुझे यकीन है कि दशकों बाद जब वे पहाड़ों से बाहर आएंगे तो वे पहले से कहीं अधिक परिपक्व और महान होंगे। बेली जिंगवे की आंखों में जुओ फैन के लिए गहरा सम्मान झलक रहा था। जुओ फैन हल्के से मुस्कुराए और बेली की बातों को अपने भीतर आत्मसात करते हुए मंच पर खड़े रहे। इस क्षण में उनकी उपस्थिति ने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण और ज्ञान से भी एक अदृश्य क्रांति छेड़ दी थी।